के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी टाइप के बनेंगे कि आपके डेफिनेशन बेस आएंगे। डेफिनेशन आपसे पूछेगा बार बार कि ये डेफिनेशन किस चीज़ की है, ये डेफिनेशन किस चीज़ की है, साइबर एथिक्स के बारे में आप क्या जानते हैं, या FY फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में आप क्या जानते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन आपके 2 नंबर के, 1 नंबर के या मैक्सिमम 3 नंबर के क्वेश्चन आपके इसके अंदर बन सकते हैं। तो इसके अंदर जितने भी हमें टर्म्स याद करने हैं उनको बिल्कुल अच्छे से याद करना है, उनको समझ के याद करना है, क्योंकि आप डेफिनेशन को रटने की कोशिश करेंगे तो याद नहीं होगी। तो जैसे अगर हम इसी की बात करें तो साइबर और एथिक्स दो टर्म्स को लेकर बना है। तो साइबर का हमें पता है कि आपका इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, आपकी साइबर कहलाती हैं। ठीक। एथिक्स से रिलेटेड मतलब आपका बिहेवियर क्या है किसी भी चीज़ को करते समय, तो आपका किस में आएगा, एथिक्स में आएगा। तो अब बात कर रहा है कि इंटरनेट को यूज़ करते समय हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमारा जो बिहेवियर है वो रिफ्लेक्ट जब होता है आपका इंटरनेट को यूज़ करते समय वो कैसा हो। तो वो ही हमें इस चीज़ के अंदर आपका कंप्लीट करना है इस चैप्टर के अंदर। तो इंट्रोडक्शन में इसने यही कहा है इनिशियली कि आपका जो इंटरनेट है उसने पूरे वर्ल्ड को रिवोल्यूशनाइज कर दिया, और आपकी जो आज की एज है उसको हम इंफॉर्मेशन एज भी कहते हैं, क्योंकि हमारा कोई भी काम है वो इंटरनेट की हेल्प से ही आप चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं, डाटा को एक्सचेंज करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। तो वो किसकी वजह से ही पॉसिबल हुआ, आपका इंटरनेट की वजह से ही पॉसिबल हुआ। लेकिन इस फैसिलिटी को मिलने के साथ साथ हमारे साथ प्रॉब्लम भी और बहुत सारी आ गई हैं, जिसकी वजह से हमें जो है इंटरनेट को यूज़ करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्या क्या वो ऐसी चीज़ें हैं, वो सारी हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे कि साइबर एथिक्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का हमें पता है, ई कॉमर्स यानी आपकी वेबसाइट्स जिनको हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, किसी थिंग्स को सेल या परचेज करने के लिए, सेल या बाइंग करने के लिए। तो सेल और बाय करने के लिए जो भी आपकी वेबसाइट यूज़ होती हैं, जैसे आपकी फ्लिपकार्ट है या अमेज़ॉन है, स्नैपडील है, जितनी भी वेबसाइट है वो सारी हमारी ई कॉमर्स कहलाती है। तो ये कह रहा है कि ई कॉमर्स वेबसाइट को यूज़ करते समय हमें किस टाइप का हमारा बिहेवियर होना चाहिए, किन किन रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए जो कि साइबर एथिक्स के अंदर आते हैं। तो इसने फर्स्ट टर्म वही बताई है हमें कि ई कॉमर्स रेफर टू द अकरेंस ऑफ कॉमर्स एक्टिविटी ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिकली। कह रहा है जो ई कॉमर्स है आपकी, ई कॉमर्स का मतलब ही यही है कि कॉमर्स वाली एक्टिविटी, कॉमर्स वाली एक्टिविटी से मतलब इसका किससे है, सेल एंड परचेज से। कि सेल और परचेज की जितनी भी एक्टिविटी है जब वो आपकी ऑनलाइन होती हैं या इलेक्ट्रॉनिकली होती हैं यानी इंटरनेट की हेल्प से होती है तो वो हमारी क्या कहलाती हैं, ई कॉमर्स कहलाती है। तो कह रहे सो यू कैन से दैट ई कॉमर्स इज द बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स। तो इसलिए हम कह सकते हैं ई कॉमर्स क्या है, चीज़ों को खरीदने और बेचने की एक जगह है, और वो सर्विस हमें इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइड हो रही है किसकी हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से। उसके ऊपर हम क्या करते हैं, पेमेंट्स भी करते हैं, पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली एक बैंक से दूसरे बैंक में। जब हम कह रहे चीज़ें खरीदते हैं या बेचते हैं या कोई सर्विस हम यूज़ करते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो हर एक स्टेक होल्डर मस्ट स्टिक टू एथिक कंडक्ट टू इंश्योर नो वन इज चीटेड और फूल इन एनी। कहने का क्या मतलब है कि जो भी उस वेबसाइट को चला रहा है या ई कॉमर्स वेबसाइट को चला रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको सिक्योर रखा जाए। अब सपोज करो आपने अमेजोन के ऊपर आपने लॉगिन आईडी बना रखी है, उसमें आपने सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी डाल रखी है, आपने डेबिट कार्ड की डिटेल भी, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स भी डाल रखी है। तो अगर वो आपकी उस इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे को सेल कर दे तो वो तो साइबर एथिक्स नहीं है, वो सही नहीं है, क्योंकि आपने ट्रस्ट करके उसको अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया था उसको पर्टिकुलर कंपनी को या पर्टिकुलर स्टेक होल्डर का मतलब यहाँ पे वही है कि कौन कंपनी उसको हैंडल कर रही है। तो वो आपको कभी भी चीट नहीं करेगा उस मामले में, क्योंकि अगर वो ऐसा चीट करता है तो वो साइबर एथिक्स क्राइम के अंदर आपका काउंट होता है और उसके ऊपर आप केस कर सकते हैं कि आपने आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी वो दूसरे या तीसरी पार्टी के पास कैसे पहुंची। तो इसलिए साइबर एथिक्स जो है वो ई कॉमर्स के अंदर भी आपके उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने हम दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। अब कह रहा है लेट अस टॉक अबाउट द एथिक्स रिलेटेड टू ई कॉमर्स। ई कॉमर्स रिलेटेड क्या क्या एथिक्स आपके होने चाहिए। सबसे पहले बात आती है प्राइवेसी। इसके ऊपर से देखिए क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेसी। तो आपकी डेफिनेशन अगर आप देखें नोट के अंदर आपकी दी हुई है, तो पहले इसी को ले लेते हैं कि प्राइवेसी से आप क्या समझते हैं। तो प्राइवेसी से समझने का मतलब ये है कि जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए जब हम कोई भी काम ऑनलाइन करें, चाहे हम वो आपका कोई सेल करें चीज़ या परचेज करें या फिर हम कोई मनी ट्रांसफ़र करें एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, या हम कोई भी इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं,
वो हमारी कैसे सिक्योर रहेगी, कैसे प्रोटेक्ट रहेगी, वही हमारी क्या कहलाती है आपकी प्राइवेसी। यानी आपने जिसको इन्फॉर्मेशन भेजी है केवल उसी के पास वो पहुँचे, बीच में वो इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक ना हो, या कोई आपका हैकर या क्रैकर उसको क्या ना करे, स्टील ना करे उस इन्फॉर्मेशन को, वो सारी आपकी उसी के अंदर काउंट होती है। तो कह रहे हैं इन ई कॉमर्स स्पेशली इट इज़ रिलेटेड टू ए कंपनीज पॉलिसी ऑन द यूज़ ऑफ यूज़र डाटा। कह रहा है ई कॉमर्स के केस में, जितनी भी आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है उस केस में क्या होता है, अगर आप देखेंगे जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं और अपना रजिस्टर करते हैं अपने आप को किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, तो उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन आती है, कुछ पॉलिसीज़ आती हैं जिनको हम नहीं पढ़ते, हम कर देते हैं एग्री बिना देखे। लेकिन अगर उनको आप ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर साफ साफ लिखा होता है कि सर आपकी जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैं उसको हम किसी थर्ड पार्टी को शेयर नहीं करेंगे। अगर ऐसा करता हुआ हमें पाया जाता है तो हम उसके लिए लाइबल हैं, यानी आप हमें कोर्ट में हमारे खिलाफ आप केस कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स के अंदर भी जो है आपकी प्राइवेसी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि बाकी दूसरी चीज़ों के लिए आपकी इम्पोर्टेंट होती है। तो कह रहा है इन जनरल प्राइवेसी मीन, यही आपकी डेफिनेशन ने बताई है कि आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको आप कैसे कैरी आउट करेंगे, कैसे आप चीज़ों को जो है दूसरे से बचा कर रखेंगे ऑनलाइन, केवल वो आपको ही पता हो इन्फॉर्मेशन, किसी थर्ड पार्टी को ना पता हो। कह रहा है एथिकली, कह रहा है एथिकली टर्म्स में, यानी एक शिष्टाचार के रूप में अगर हम बात करें तो बोथ द बायर, जो खरीदने वाला है, और सेलर मस्ट प्रोवाइड द करेक्ट इन्फॉर्मेशन टू ईच अदर, एक दूसरे को करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे। ये सबसे पहला एथिक्स है, सबसे पहला बिहेवियर है आपका, सबसे पहला रूल है आपके साइबर एथिक्स का। पर्टेनिंग टू द ट्रांजेक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस, जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है, चाहे वो सेल परचेज की हो या फिर आपके पैसा ट्रांसफ़र करने की हो, तो अगर वो इन्फॉर्मेशन गलत होगी तो फिर वो आपका जो है हो नहीं पाएगी चीज़ें। तो इसलिए सेलर और बायर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे को क्लियर करें। एंड ई कॉमर्स कंपनी मस्ट क्लियरली स्टेट, और हर एक ई कॉमर्स कंपनी क्लियरली अपने टर्म्स एंड कंडीशन में ये बताए कि जो यूज़र का या कस्टमर का जो डाटा होगा वो किस तरीके से कलेक्ट होगा। तो यह कस्टमर का क्या डाटा कलेक्ट हो सकता है, कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, उसकी लोकेशन हो सकती है, क्या वो चीज़ें परचेज़ करता है। अगर आपने अमेज़न पे कुछ परचेज़ किया है तो आपकी बाइंग हिस्ट्री वो आपको दिखाता है, आपके प्रीवियस ऑर्डर्स आपको दिखाता है, आप किस किस चीज़ को आपने प्रेफरेंस डाला हुआ है वो आपको दिखाता है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन किसकी है, एक पर्टिकुलर यूज़र की है, एक पर्टिकुलर कस्टमर की है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपके जो कंज्यूमर है और जो आपका बायर है या सेलर है, उसकी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन सही दें जो परचेज़ कर रहा है, और जो सेलर है वो भी अपनी इन्फॉर्मेशन सही दे। वो कौन सी इन्फॉर्मेशन सही देगा, वो इन्फॉर्मेशन सही देगा कि आपने जो है पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट दिखा रखा है उसकी डिस्क्रिप्शन सही हो, उसका जो प्राइस है वो सही हो, कहाँ से वो बना है, कैसे बनाया गया है, क्या उसका प्राइस है, वो सारी डिटेल उसकी सही होनी चाहिए कि पता लगे जो आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिला उसकी स्पेसिफिकेशन जो साइट पे दी गई थी उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस टाइप की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सही होनी जरूरी है। कह रहा है और वेदर द कस्टमर कैन रिस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और जो आपका कस्टमर का डाटा है जो कलेक्ट किया गया वो किस तरीके से कलेक्ट किया गया, कहाँ पे उसको यूज़ करेगी वो कंपनी, वो सारी डिटेल आपकी जो है कंपनी प्रोवाइड कराए। ये सबसे बड़ा एथिक्स के अंदर आता है, साइबर एथिक्स के अंदर आता है। कह रहा है इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्राइवेसी, प्राइवेसी का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कंज्यूमर कंसेंट। कंज्यूमर कंसेंट मतलब कंज्यूमर की सहमति हो कि उसके डाटा को कहीं और पे यूज़ किया जा रहा है। अगर पता लगे कि कंज्यूमर को पता ही नहीं उसका डाटा कहीं और यूज़ हो रहा है या किसी थर्ड पार्टी को सेल कर दिया गया, तो वो चीज़ आपकी सही नहीं रहती। तो इसलिए कंज्यूमर का कंसेंट होना ज़रूरी है, कंज्यूमर की सहमति होनी ज़रूरी है कि आपने किस टाइप का जो डाटा है उसको शेयर किया है, क्या डाटा आगे कंपनी दूसरी कंपनी को शेयर करने वाली है। कह रहा है वेदर द कंज्यूमर इज गिवन ए चॉइस टू डिसाइड व्हाट द इंफॉर्मेशन कैन एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, और कंज्यूमर जो है आपका उसको भी ये फैसिलिटी दी जाए कि कौन सी इन्फॉर्मेशन वो अपनी जो है वो शेयर करवाना चाहता है, कौन सी नहीं। कई बार आपने देखा हो आप मोबाइल में कोई एप्लीकेशन डालते हो, तो एप्लीकेशन डालते हो तो ऊपर पॉपअप आता है कि अलाउ दिस एप्लीकेशन टू यूज़ योर जीपीएस लोकेशन, या अलाउ दिस एप्लीकेशन टू यूज़ योर कैमरा, या अलाउ दिस एप्लीकेशन टू यूज़ योर फोटोज़ या योर गैलरी।
तो वो हम क्या करते हैं, खुद से अलाउ करते हैं। अलाउ करते हैं तभी वो आपकी क्या होती है, उस चीज़ को एक्सेस करता है। अगर हम उसको डिनाई कर देंगे तो यानी वो उस चीज़ को एक्सेस नहीं करेगा। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि आप जो यूज़र का कंसेंट है, यानी आपकी जो सहमति है, वो होनी बहुत ही ज़रूरी है किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करते समय। Usually when the proper security system are in place, the user will not mind sharing the information necessary for a transaction to place. कह रहा है अगर यूज़र को पता है कि आपके सारे सिक्योरिटी सिस्टम अच्छे से लगाए गए हैं, आपकी इंफॉर्मेशन जो शेयर आप करेंगे वो लीक नहीं होगी, तो इसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इंफॉर्मेशन को शेयर करने में। तो इसलिए जो जितने भी आपके इंफॉर्मेशन है, जब आप कोई कंज्यूमर शेयर करता है और वो एश्योर हो जाता है, उसको श्योरिटी होती है कि आपके प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम को यूज़ किया गया है और वो सिक्योरिटी सिस्टम आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करेंगे, तो फिर उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो करेक्ट, नीडलेस टू से सम इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर इज सिंपली रिक्वायर्ड इन ई-कॉमर्स सच एज डिलीवरी एड्रेस, कार डिटेल, नेम एंड कस्टमर आर अवेयर ऑफ दिस। कह रहा है जो आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो ई कॉमर्स वेबसाइट पे चाहिए, चाहे वो डिलीवरी एड्रेस हो या कार्ड डिटेल हो या नेम हो या कस्टमर्स हो, उन सब के बारे में आप अवेयर रहते हैं, उन सब की प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। कह रहे बट देन द कंसेंट विल रिलेट टू वेदर दिस इंफॉर्मेशन कैन बी फर्दर एक्सप्लॉयटेड। तो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपका सहमत होना कि आगे वो इन्फॉर्मेशन किसी को पास की जाए। एक्सप्लॉयटेड का मतलब होता है किसी को शेयर कर देना, या बाय चांस आपका जो कंपनी है जिसको आपने अपनी इन्फॉर्मेशन दी है, वो इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए या उनके सर्वर जो है वो लीक हो जाए, उसमें हैकिंग हो जाए या उस सर्वर को पूरे को ही लीक कर लिया जाए। इसका एक एग्जांपल अभी मैं आपको बताता हूँ। जो बायजूस है उसके 2.28 लाख जो आपके स्टूडेंट प्लस टीचर्स हैं, उनका डाटा जो है वो लीक कर लिया गया, ठीक, उनके सर्वर को हैक करके, जिसको बाद में बायजूस ने कमिट भी किया कि हाँ जी हमारे जो सिस्टम था उससे डाटा को लीक किया गया है और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक हो चुकी है। यानी आपके 2.28 लाख लोगों का डाटा जो है वो लीक हो गया, उस इंफॉर्मेशन को कहीं दूसरे को सेल भी किया जा चुका होगा और वो यूज़ भी की जा चुकी होगी इंफॉर्मेशन। तो इस तरीके से जो है कंपनियां वैसे तो अपना कंसेंट रखती हैं, लेकिन अगर इस टाइप की गड़बड़ होती है तो उस केस में यूज़र जो है वो लीगली अप्रोच कर सकते हैं कंपनीज को। इसके बाद आता है कि हम अपनी जो प्राइवेसी है उसको कैसे सेफ रख सकते हैं, सेफ गार्ड कैसे हम उसका किलेबंदी कर सकते हैं, यानी हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो ही ना, वो कैसे हमारा होगा। तो देखिए, हाउ टू सेफ गार्ड यूज़र प्राइवेसी। यूज़र प्राइवेसी को सेफ गार्ड कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट कह रहा था, मर्चेंट और सेलर मस्ट क्लियरली स्टेट अबाउट हाउ द यूज़र डाटा विल बी यूज्ड इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ए साइट। सबसे पहले जो सेल करने वाला है या जो मर्चेंट है, जो चीज़ें बेचने वाला है ऑनलाइन, वो ये बताए कि भैया ये जो डाटा होगा यूज़र का वो कैसे और कहाँ पे यूज़ होगा, और उस पर्टिकुलर चीज़ को अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर नोट डाउन करेगा, ताकि यूज़र को दिखे जब वो साइन अप करते हैं या लॉग इन करते हैं। Secondly, the merchant or seller must ensure that the user has gone through the terms and conditions given on its site prior to making any transaction. और मर्चेंट या सेलर भी ये इंश्योर करे कि जो यूज़र है वो अच्छे से उसकी टर्म एंड कंडीशन जो उसने प्रोवाइड की हैं उनसे वो क्लियरली जा चुका है, उनसे क्लियरली उनको देख चुका है। Third, the merchant must assure the user about data safety by implementing proper data safety and security measures such as HTTP protocol and other security mechanisms so that user data is safe from hacker too. तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मर्चेंट क्या करेगा, सिक्योरिटी को चेक करने के लिए ये चेक करेगा कि उसकी जो वेबसाइट है वो सिक्योरिटी मेजर्स को लाई करती है या नहीं, यानी सारे सिक्योरिटी मेजर्स को उसने यूज़ किया हुआ है या नहीं। इसके अलावा HTTP प्रोटोकॉल्स जो यूज़ होते हैं उनका यूज़ किया हुआ है या नहीं, या जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म या जो जो उसको सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर चाहिए सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए उनको यूज़ किया है या नहीं। फोर्थ कह रहा है, द यूज़र मस्ट गो थ्रू। अब ये बात आती है यूज़र की। 3 पॉइंट सबसे सेफ गार्ड के आपके पहले तो आएंगे मर्चेंट के साइड से। मर्चेंट की साइड, मर्चेंट ने क्या करना है या सेलर ने क्या करना है। अब जो हम यूज़र हैं, जो परचेज करने वाला है, वो उसको क्या करना है। कह रहे हैं हमें सबसे पहले टर्म एंड कंडीशन
अगला पॉइंट कहता है फोर्थ पॉइंट, जो यूज़र की साइड से आपका लिया गया। यूज़र की साइड से क्या लिया गया कि आप अच्छे से जो है वो टर्म एंड कंडीशन को गो थ्रू कर लो, जो भी मर्चेंट की साइड पे या सेलर की साइड पे दी गई है उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लें, उन टर्म एंड कंडीशन को अच्छे से पढ़ लें, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि अगर कल को हमारा डाटा यूज़ होना भी है, अगर वो यूज़ करता भी है तो कहाँ पे यूज़ करेगा, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करेगा। दूसरा आपका जो है, इस चीज़ को नोट कर लें कि जब भी आप किसी वेब ब्राउज़र के अंदर अपना वेबसाइट को ओपन करते हैं तो एक तो उसमें चीज़ ये देख लें कि वेबसाइट सिक्योर है। अब आप कहेंगे कि सर सिक्योरिटी का कैसे पता लगेगा? तो सिक्योरिटी का पता लगाने के लिए आपका जो वेबसाइट का एड्रेस होगा वो शुरू होगा HTTPS। एस अगर लगा है HTTP के साथ, इस एस का मतलब होता है सिक्योर। ठीक। दूसरी एक और आपको चीज़ बताता हूँ, जो आपका साइट में जहाँ एड्रेस लिख देंगे आप वेबसाइट का, उसके साथ में अगर आप देखेंगे तो आपको एक लॉक बना दिखाई देगा इस टाइप का, ऐसे एक लॉक बना दिखाई देता है और उसके अंदर भी लिखा होता है सिक्योर। लॉक भी बना दिखेगा और उसके साथ में सिक्योर लिखा होगा। तो इसका मतलब आपकी जो वेबसाइट है वो पूरी तरीके से सिक्योर है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नहीं, तो चौथा पॉइंट इसमें यही बताया है कि यूज़र साइड से आप सिक्योरिटी को कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले चेक करें HTTPS लिखा हुआ है या नहीं, पैडलॉक आ रहा है या नहीं, और सिक्योर उसके साथ में ग्रीन कलर में आपको दिखेगा ये सिक्योर लिखा हुआ, इसका मतलब आपकी वेबसाइट जो है कम्प्लीटली सिक्योर। तो ये 4 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट आपके सेलर की साइड से आएंगे आपके, और बाकी का जो एक पॉइंट है वो आपका यूज़र की साइड से, यानी कंज्यूमर की साइड से या कस्टमर की साइड से क्या होगा। इसके बाद जो आता है अपना नेक्स्ट आता है फ्रॉड। फ्रॉड यानी आपकी धोखाधड़ी कितने टाइप की हो सकती है। ऑनलाइन फ्रॉड बेसिकली जो आपके इंटरनेट के थ्रू होगा उसको हम ऑनलाइन फ्रॉड के नाम से जानते हैं। तो ऑनलाइन फ्रॉड आपने सुना ही होगा जनरली कि आपने कोई, मान लो सपोज कोई ऑर्डर बुक किया किसी वेबसाइट पे, पैसे आपके डिडक्ट हो गए डेबिट कार्ड से लेकिन ऑर्डर नहीं आया। ठीक। या कोई ऐसी कंपनी थी, कोई नई सी वेबसाइट बनी थी, आपने फर्स्ट टाइम उस पर विजिट किया था, आपको लगा कि ये डिलीवर करेगी प्रोडक्ट, आपने क्या किया, पैसे भी जमा करा दिए, प्रोडक्ट भी नहीं आया, बाद में पता चला वो जो वेबसाइट थी वो कंपनी थी वो फेक थी, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तीसरी चीज़ कि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या होगी, चोरी होगी उस वेबसाइट से। चौथा क्या है कि आपसे पेमेंट पेमेंट ले ली लेकिन आपको प्रोडक्ट डिलीवर नहीं किया। तो ये इस टाइप के जितने भी फ्रॉड हैं ये सारे फ्रॉड ऑनलाइन फ्रॉड के अंदर आपके आएंगे। तो कह रहा जो भी फ्रॉड आपके इंटरनेट की हेल्प से हों वो क्या कहलाएंगे, ऑनलाइन फ्रॉड कहलाएंगे। और ऑनलाइन फ्रॉड के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपके प्रोडक्ट नहीं आएगा आपको, या वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ही नहीं कंपनी, ऐसी फर्जी कोई वेबसाइट बना के चल रही है, उस पर सेल कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं बस, लेकिन प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर रहे। या वो आपकी इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए बनाई गई, केवल इन्फॉर्मेशन ले ली जाए यूज़र से, ना प्रोडक्ट डिलीवर करना है, ना वो वेबसाइट आपकी कंपनी एग्जिस्ट करती है, केवल उसने एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जिसको बाद में वो यूज़ करेंगे। या आपकी फ्रॉडलेंट पेमेंट यानी आपकी केवल पेमेंट आपसे ले ली, आपको क्यूआर कोड भेज दिया कि सर आपकी ये लॉटरी लग गई है, ठीक है, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लें तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो इस टाइप के जो केस हैं वो फ्रॉडलेंट पेमेंट में आते हैं कि आपको पैसा तो मिला नहीं, उल्टा आपके अकाउंट से ही डेबिट हो गए। तो वो सारे हमारे फ्रॉड्स में आते हैं, धोखाधड़ी के केस में आते हैं, और वो भी ऑनलाइन, जो कि इंटरनेट की हेल्प से आपके किए जाते हैं। तो इनके बारे में और डिस्कस करते हैं। देखिए, कह रहा है while the first two type of fraud can be countered by setting up official bodies ensuring the validity of e-commerce company and promising delivery of goods। कह रहा है जो सबसे ऊपर वाले जो दो टाइप हैं आपके फ्रॉड के, सबसे ऊपर वाले दो टाइप हमने कौन से पढ़े, नॉन एग्जिस्टिंग या डिलीवर्ड ना करना गुड्स को, या कंपनी का एग्जिस्ट ना होना। कह रहा तो उसमें क्या होता है कि आपकी एक नकली सी कंपनी बनाई जाती है, किसी भी छोटी सी जगह पर एक ऑफिस ले लिया जाता है कुछ टाइम के लिए, वहाँ पे आपका बोर्ड वोर्ड अच्छे से सब कुछ लगा दिया गया, आपकी वेबसाइट भी डिज़ाइन कर दी गई, और उसके बाद वो धोखाधड़ी करना स्टार्ट कर देते हैं। कह रहा है लेकिन जो लास्ट के दो टाइप हैं आपके वो सबसे फ्राइटनिंग है, सबसे डरावने हैं। क्यों? कह रहा था एग्जाम्पल ऑफ सच फ्रॉड इंक्लूड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। क्रेडिट कार्ड की कॉपी बना ली, आपने स्वैप कराया है, आपने डिटेल डाली वेबसाइट के ऊपर, उसकी उन्होंने क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड, उसको सेव कर लिया जिसको बाद में वो किसी दूसरी चीज़ में यूज़ करेंगे। या आइडेंटिटी थेफ्ट,
आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब होता है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुराना। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। कई बार क्वेश्चन ये पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट से क्या समझते हैं। तो आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब है ऑनलाइन जब आप जाते हैं इंटरनेट का यूज़ करते हैं उस समय किसी आइडेंटिटी को चुरा लेना। आइडेंटिटी यानी आपकी ईमेल आईडी या आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे वो चीज़ें आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट में जाएंगी। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में आपका क्या चलेगा? क्रेडिट कार्ड आपके फ्रॉड में आपकी यूज़र का जो क्रेडिट कार्ड डिटेल है उनको आपने चोरी कर लिया और उनको बाद में किसी और प्लेटफॉर्म पर यूज़ किया या पेमेंट्स फ्रॉड के लिए उनको यूज़ किया। तो इस टाइप के आपके क्रेडिट कार्ड फ्रॉड आपके कहलाते हैं। देखिए आइडेंटिटी थेफ्ट का जो है वो उसने नीचे भी दे दिया, कह रहा था आइडेंटिटी थेफ्ट इज आल्सो वेरी स्केरी बाय स्टेलिंग समवन एल्स ऑनलाइन आइडेंटिटी, किसी दूसरे की ऑनलाइन आइडेंटिटी को चुरा लेना। इसका एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। जो फेक प्रोफाइल्स जो बनती हैं आपकी फेसबुक पे या किसी भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे, वो भी इसी का एक आइडेंटिटी थेफ्ट का एग्जांपल है कि आपने किसी सोशल मीडिया वेबसाइट से इंफॉर्मेशन उठाई और उस इंफॉर्मेशन से किसी दूसरे की नई वेबसाइट को आपने क्रिएट कर दी। क्रिएट आपने किया लेकिन प्रोफाइल किसी दूसरे बंदे की है, इंफॉर्मेशन किसी दूसरे बंदे की है। आपको सपोज उसकी हर चीज़ के बारे में पता था, उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, उसका एड्रेस, उस सबको आपने फिल किया और उसके नाम से आपने फेक आइडेंटिटी या एक फेक वेबसाइट को आपने क्रिएट कर दिया। तो वो सारा आपका किस में आएगा? आइडेंटिटी थेफ्ट में आएगा। कह रहा फ्रॉडलेंट पोस्ट आर पोस्टेड और सम अदर मैलिशियस डेंजरस एक्टिविटीज, और उसका किस वजह से फ़ायदा उठाएगा वो? कि आपकी आईडी, आपकी आईडी से ही वो दूसरे लोगों को, आपके फ्रेंड्स को जो है ईमेल करेगा या कोई ऐसी चीज़ें पोस्ट करेगा जिसकी वजह से आपका जो नाम है या आप जो है वो हाईलाइटेड हो जाएंगे उस चीज़ को लेकर, या कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसी मिसचीवियस थिंग कर सकता है या मेल कर सकता है किसी डिपार्टमेंट को कि जी मैंने यहाँ पे फॉर्म रख दिया है या ऐसा कुछ कर दिया है। तो वो सारे र्यूमर फैला सकता है, ठीक, आपके राइट्स करा सकता है आपके नाम पे। उस केस में अगर जब उन चीज़ों को चेक किया जाएगा तो उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी मिलती है, तो वो जो चीज़ें हैं फिर आप उसके अंदर आ जाएंगे, उस दायरे के अंदर आप आ जाते हैं, क्रिमिनल एक्ट के अंदर आप आ जाते हैं, साइबर क्राइम के अंदर आप आ जाते हैं, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन आपकी डली है। आपकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो उस दूसरे बंदे पर भी होगी जिसने वो फेक प्रोफाइल बनाई है, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन आपकी थी, तो उसमें आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ सकती है कि उसको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। तो कह रहा था मेजर्स, मेजर्स मतलब इन फ्रॉड्स को रोकने के लिए क्या स्टेप हम उठा सकते हैं, क्या मेजर्स ले सकते हैं, क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो कह रहा है मॉनिटरिंग ऑफिशियल बॉडी दैट इंश्योर द सेंसिटी ऑफ ई कॉमर्स कंपनी एंड डिलीवरी ऑफ गुड एंड सर्विसेज एज प्रॉमिस्ड। अब ये जो काम है, ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है, ये है आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, यानी गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि एक ऐसी ऑफिशियल मॉनिटरिंग बॉडी बनाई जाए, एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो ये मॉनिटर करे कि कौन सी ई कॉमर्स कंपनी सही है, कौन सी फ्रॉड है, या जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिलीवरी कौन प्रॉमिस कर रहा है, या प्रॉमिस करने के बाद वो उन प्रॉमिस को पूरा कर भी रहा है या नहीं। हालांकि प्रॉमिस तो कर दिया जी हम डिलीवर कर देंगे, लेकिन डिलीवरी हो नहीं रही, केवल पैसा कट रहा है, वो आपका ऑनलाइन फ्रॉड में इंक्लूड हो। तो ऐसी एक ऑफिशियल बॉडी हो जो इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करे कि कौन सी कंपनी फेक है, कौन सी आपकी सही है, और क्या प्रॉपरली कस्टमर को जो है उनके प्रोडक्ट्स जो है वो डिलीवर हो रहे हैं या नहीं। दूसरा पॉइंट, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मैकेनिज्म बाय ई कॉमर्स वेबसाइट पेमेंट गेटवेज टू प्रिवेंट स्टीलिंग ऑफ क्रूशियल इंफॉर्मेशन। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ कह रहा है एक ऐसा सिक्योरिटी मैकेनिज्म बनाए जिसके अंदर जो ई कॉमर्स वेबसाइट है या ई कॉमर्स वेबसाइट पे जो पेमेंट हम करते हैं उन पेमेंट्स के थ्रू जो आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी हो जाती है उसको रोका जा सके। यानी आपका सिक्योरिटी मैकेनिज्म ऐसा हो कि आप जब कोई भी पेमेंट करें तो उससे पहले आपके पास ओटीपी आए, उस ओटीपी को डालने के बाद ही आपकी वो पेमेंट वेरीफाई हो। जैसे अब मोस्टली जनरली हमारा चेंज हो गया है कि अगर आप पेटीएम से भी पैसे निकलवाएंगे किसी पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर, तो पहले आपके ऑफिशियल जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप एटीएम के अंदर डालें तब जाके आपके पैसे जो हैं आपको विड्रॉ होंगे। तो इसलिए इस टाइप का जो मैकेनिज्म है वो ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए भी बनाना जरूरी है। थर्ड पॉइंट कह रहा है ऑफिशियल गाइडलाइन एंड सेफ गार्ड ऑन स्टीलिंग ऑफ यूजर डाटा टू थर्ड पार्टी। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऐसी ऑफिशियल गाइडलाइन दी जाए या ऐसी चीज़ें की जाएँ, सेफ गार्ड प्रोवाइड किए जाएँ जो यूज़र जो है डाटा को थर्ड पार्टी को शेयर करते हैं या सेल करते हैं, ऐसी कंपनियों को भी चेक किया जाए जो कि जिनका काम सिर्फ इतना है कि किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट से डाटा को, यूज़र के डाटा को चोरी किया
या खरीदा और तीसरी पार्टी को उसने बेच दिया। तो ऐसी कंपनीज़ के ऊपर भी जो है वो आपकी सख्ती की जाए या उनको गाइडलाइन दी जाए कि अगर कोई कंपनी ऐसा करते हुए पाई गई तो उसके खिलाफ हम क्या करेंगे, आपका लीगल एक्शन लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके किसके अंदर आएंगी कि आप कैसे मेजर्स को यूज़ करके फ्रॉड्स को रोक सकते हैं जो कि आपके ऑनलाइन फ्रॉड आपके होते हैं। ठीक, इसके बाद बेटा हम जो है कल करेंगे